आज के लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second. If no energy is lost, determine the height it will reach. If the ball only rises to 25 meter, calculate the work done against air resistance. Also calculate the force of friction. इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट है। स्टेटमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम गिवन डेटा को निकालते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, मास है जो कि 100 ग्राम है। सबसे पहले आपने मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.1 किलोग्राम के। वेलोसिटी क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 25 मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड क्या है, हमने हाइट को निकालना है, हमने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स को निकालना है और साथ में हमने फ्रिक्शन फोर्स को निकालना है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की पहले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी 25 मीटर पर सेकंड। जब मैंने इसको यहां से थ्रो किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, तो इस तरह से ऊपर जाएगा। तो जब जाएगा ये एक खास हाइट तक पहुंच जाएगा। तो बताइए वो हाइट क्या होगी। और इस पहले कंडीशन में यहाँ का जो एयर रेजिस्टेंस है, यानी एयर के जो पार्टिकल है वो मौजूद नहीं होंगे, यानी फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक दफा फिर से मैं समझा रहा हूं कि लेट्स सपोज यहां से मैंने एक गेंद को इनिशियल वेलोसिटी दी 25 मीटर पर सेकंड। जब मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी तो इस केस में यहां पर एयर के पार्टिकल मौजूद नहीं है, यानी एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह से ये जाते जाते एक हाइट तक पहुंच जाएगा जिधर ये रुक के फिर वापस आएगा। तो बताइए ये हाइट कितना होगा, हमने इस हाइट को क्या करना है, निकालना है। तो वी नो दैट, मैं बार बार बता रहा हूं कि पहले कंडीशन में उन्होंने यही कहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी जैसे हम इसको यहां से कुछ वेलोसिटी देते हैं तो उस वेलोसिटी की वजह से इस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। अब अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी हमने दी है तो उस हाइट तक पहुंच के वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है एम जी एच के। यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, यानी एम अगर हम देखें तो दोनों साइड पर सेम है, बुथ साइड m पर डिवाइड करके एम एम कैंसल हो जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, क्योंकि हमने h को निकालना है, हमने हाइट को निकालना है, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो जाहिर बात है इस g को हम बुथ साइड डिवाइड करेंगे। जब g को हम बुथ साइड डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि जो वेलोसिटी दी थी हमने इनिशियली v, उसकी वैल्यू पुट करनी होगी जो कि 25 है और उसका स्क्वायर लेके साथ में 2 अपनी जगह पर और g की जगह पर आपने g की वैल्यू को पुट करनी होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 31.9 मीटर। यानी यहां से यहां तक जाने में इसने जितना टोटल हाइट कवर कर दिया तो वो बराबर होगा 31.9 मीटर के। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ चुके होंगे। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में हमने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और साथ में फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो दूसरे पार्ट में फिर से क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो नहीं है, यानी अब ये रियल केस है, यानी अगर गेंद को हम ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो इस केस में एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल मौजूद होंगे, यानी एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो।
और इस केस में उन्होंने हाइट भी दिया है कि लेट्स सपोज ये 25 मीटर हाइट तक पहुंच गया है, तो गिवन में हाइट भी है। यहां से पहले उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर रियल केस हो, फ्रिक्शन फोर्स 0 के बराबर ना हो, तो इस केस में ये टोटल हाइट कवर करता है 25 मीटर का। तो बताइए वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और साथ में उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमें मालूम है, फिर से मैं वही कंडीशन रिपीट कर रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और साथ में वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। फिर से मैं इस कंडीशन को समझा रहा हूं आप लोग के लिए। लेट सपोज यहां पर अब एयर के पार्टिकल मौजूद है। अगर एयर के पार्टिकल मौजूद हो और हमने इस गेंद को इनिशियल वेलोसिटी दी 25 मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो उन्होंने कहा है कि ये 25 मीटर का हाइट कवर करेगा, लेकिन इस दौरान यहाँ पर एयर के पार्टिकल मौजूद हैं। तो अगर एयर के पार्टिकल मौजूद है, यहाँ से ऊपर जाने में ये कुछ वर्क करेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी हम इसको यहाँ से देते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी कुछ पोटेंशियल एनर्जी में और कुछ साथ में वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स में यूज हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। हमने इस वर्क को निकालना है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस साइड पर आ जाएगा, यानी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वेशन को रीअरेंज करके तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स बराबर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है हमें मालूम है, वो बराबर है हाफ mv² और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें मालूम है mgh। तो हाफ अपनी जगह पर आ जाएगा, जो मास है वो किलोग्राम में 0.1 किलोग्राम के बराबर है और जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो 25 है, इसका स्क्वायर लेके माइनस मास की वैल्यू साथ में जी की वैल्यू, और इस केस में उन्होंने जो हाइट दिया था कि कितना हाइट ये कवर कर रहा है, तो वो है 25 मीटर, तो उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। इन सब को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके फिर दोनों को एक दूसरे से माइनस करके जब हमने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स निकाला तो वो बराबर आया है 6.75 जूल के। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे जाते हैं पार्ट सी की तरफ, यानी हमने उस फ्रिक्शन फोर्स को भी निकालना है कि ये बाल जब ऊपर की तरफ जाता है तो अब तो एयर के पार्टिकल मौजूद है, तो यहाँ पर इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, तो हमने उस फ्रिक्शन फोर्स को भी निकालना है। तो हम सबको मालूम है, हमें पता है, यानी जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि अभी हमने निकाला, वो बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और जो हाइट है। मैं फिर से बता रहा हूं, हम यहाँ पर cos थीटा इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड को निकालना है। cos थीटा से जो वैल्यू आता है वो -1 आता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट ओनली हमने मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो इसीलिए मैंने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स का जो फार्मूला लिखा है वो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर हाइट होगा। क्लियर। हमने चूंकि इफ को निकालना है यानी फ्रिक्शन फोर्स को निकालना है, तो बुथ साइड हमने एच पर डिवाइड करना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय हाइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दे जो कि 6.75 है और जो हाइट की वैल्यू है वो है 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.3 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के तकरीबन आप इस तरह से समझ सकते हो कि दो पार्ट से एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स मौजूद ही नहीं है, एयर के पार्टिकल मौजूद ही नहीं है जब हम इस गेंद को अपवर्ड की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, और दूसरा पार्ट ये है कि जब हम इस गेंद को अपवर्ड की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो अब यहाँ पर एयर के पार्टिकल मौजूद है। अगर एयर के पार्टिकल मौजूद है तो अब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी होगा एंड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। तो इसी कंडीशन को लेके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा।